नमस्कार, मैं हूं अर्जुन रावत और आप देख रहे हैं तीरंदाज लाइव। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। उनमें से ही एक ऐसा मुद्दा है गैरसैंण स्थायी राजधानी। एक मुद्दा है मूल निवास, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इन दिनों चर्चा में है वो है भू कानून। लेकिन क्या ये मुद्दे सिर्फ सोशल मीडिया के मुद्दे हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर इन मुद्दों पर बहुत बात होती है, ज़मीन पर इन पर कितनी बात होती है, लोगों से कैसा रिस्पांस मिलता है। आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ हैं मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, सह संयोजक लुसुन टोडरिया, संरक्षक मोहन सिंह रावत और प्रांजल नौडियाल। आप सभी से जानेंगे। आप सभी लोग 1 सितंबर को गैरसैंण में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, लेकिन आपसे जानेंगे कि इस मुद्दे की जो ज़मीनी जो पकड़ है वो कितनी मजबूत है, लोगों का किस तरह का समर्थन है और क्यों ये मुद्दा अब बहुत ज़रूरी है। तो मोहित डिमरी से शुरुआत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना ज़रूरी है ये मुद्दा। ये मुद्दा एक तरह से हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी अस्मिता और हमारे वजूद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हमारे राज्य में मजबूत भू कानून नहीं बनेगा और मूल निवास 1950 लागू नहीं होगा तो एक तरह समझिए कि हम लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, दोयम दर्जे के रह जाएंगे और हमारी अपने ही राज्य में कोई भी हैसियत नहीं रह जाएगी। तो ये मुद्दा एक तरह से आज हम लोग संघर्ष इसलिए कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमें आने वाले समय में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है। और लगातार हम सड़कों पे इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पिछली बार हमने 24 दिसंबर को देहरादून में एक कॉल दी थी तो उस समय 20,000 से अधिक लोग सड़कों पे आए थे और लोगों के अंदर ये भावना है कि वास्तव में ये जो सवाल हैं इनका हल होना जरूरी है। तो आप देखिए लगातार तब से हम sड़कों पे इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम विधायकों से भी मिल रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि आप लोग सदन में इन मुद्दों को उठाइए। और आज फिर एक बार हम 1 सितंबर को गैरसैंण में एक महारैली करने जा रहे हैं, स्वाभिमान महारैली, इन तमाम सवालों को लेकर। तो इसकी तैयारियाँ हमारी अभी चल रही हैं। अभी मैं करीब 15 से 20 दिन गैरसैंण के आसपास के इलाके में था। वहाँ मैंने गाँव में भ्रमण किया, लोगों के बीच गया, उनसे इस संबंध में वार्ता की, तो लोगों का अच्छा खासा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो 1 सितंबर को महारैली होगी इसमें भी हजारों हजार लोग आएंगे और अपनी इन मांगों को लेकर अपने स्वर मुखर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लुसुन, आप लोगों ने देहरादून में रैली की, आप लोगों ने हल्द्वानी में रैली की, टिहरी में रैली की और अब गैरसैंण में करने जा रहे हैं। क्या ये मुद्दा उस तरह से जिसे हम कहते हैं ना डीप पेनिट्रेट करना, उस तरह से लोगों के जहन में है? यूथ क्या इससे जुड़ पा रहा है और क्या आप उसको ये समझाने में सफल हो पाए हैं कि ये मुद्दा क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये मुद्दा दरअसल बिल्कुल ही एक गायब सा हो गया था। राज्य बनने के बाद से जल जंगल ज़मीन पे ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी, पर जैसे ही एक 2018 में जो काला कानून आया था उस समय की तत्कालीन भाजपा सरकार के द्वारा, जिसमें उस समय त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई है, जो लिमिट खोल दी गई है भारी माफियाओं के लिए और लोगों के लिए, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो युवा हैं खासकर वो जागरूक हुए और एक ट्विटर में कुछ समूहों ने ट्विटर में ट्रेंड करने की कोशिश करी। तो उसमें लगातार हमारे लोग भी मौजूद थे और भी जो उसमें उत्तराखंड के लोग अलग अलग जगह जो थे उन सब ने ट्विटर से ये माहौल बनाना शुरू करा। तो जब हमने ट्विटर पे माहौल बनाया, फिर हमने सोशल मीडिया से सड़क पे आए और इसमें हमने सबसे बड़ा जो एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर युवा जो वर्ग है वो भू कानून की बात कर रहा है, वो अपने जल जंगल ज़मीन की बात कर रहा है, वो हिमालय की बात कर रहा है, वो हिमालय के समाज की बात कर रहा है। तो युवाओं का ही बढ़ चढ़ कर इसमें नेतृत्व मिला और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा अब घर से बाहर निकला और उन्होंने
अपने जो घर वाले जो हमारी 24 दिसंबर की भी रैली हुई, इसमें एक चीज़ हमने ये देखी, एक पैटर्न देखा कि जो युवा थे वो अपने घर से अपने परिवार वालों को भी लाए सड़कों पे। तो पूरा परिवार सड़कों में आया हुआ था 24 दिसंबर की रैली को, और जहाँ भी उसके बाद रैली हुई तो वहाँ यही पैटर्न देखने को मिला कि चाहे वो बागेश्वर में हम गए थे, उसके बाद हमने हल्द्वानी में गए थे, कोटद्वार, टिहरी, तमाम जो हमारी रैलियाँ हुई थी उनमें परिवार सड़कों पे आ रहा था। तो वो परिवार को जो युवा थे वो ला रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो उत्तराखंड का युवा है वो सजग हो रहा है अपने मूल निवास के अधिकारों के लिए, वो अपने जल जंगल ज़मीनों के अधिकारों के लिए आगे आ रहा है, और वो समझ भी रहा है, स्थिति ये भी देख रहा है कि इन 24 सालों में स्थिति क्या हुई कि हमें एक स्थायी राजधानी नहीं मिल सकी, हमें जो हमारे रोजगार के जो प्रतिनिधित्व था जो मूल निवासियों का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया किसी भी तरह से। जो एक बात होती थी कि एक अपना राज्य बनेगा, उस राज्य में मूल निवासियों के लिए अवसर होंगे, रोजगार के अवसर होंगे, स्वरोजगार के अवसर होंगे, तो हर जो मोर्चे में उत्तराखंड का मूल निवासी वो फेल ही हुआ है, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी नीतियां बनाई नहीं मूल निवासियों के लिए। तो अब वो भी समझ गए हैं कि ये जो लड़ाई है ये अब ये आर पार की है, अगर अब हम अब भी नहीं चाहते तो हमारे अस्तित्व में एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, और हमारी जो संस्कृति है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। जो मूल निवासियों का जो एक बोलते हैं कि जिसके लिए आंदोलन हुआ था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हाशिए पे जा ही रहे हैं, चले जाएंगे। और ये जो राज्य है जिसकी कल्पना करी थी, 42 शहीद हुए थे, शहादतें हुई थी, आंदोलनकारी थे, लापता हुए लोग, उसके बाद हमारे तो राज्य बनने के बाद बाबा मोहन उत्तराखंडी जी भी शहीद हुए, आमरण अनशन में बैठे थे, गैरसैंण स्थायी राजधानी के नैनीताल में शहीद हुए वो। तो इन लोगों के जो सपने का उत्तराखंड था ये वो भी समझ रहे हैं कि ये नहीं बन पाएगा अगर ऐसे ही रहा, और इसको बनाने के लिए उत्तराखंड का युवा भी अब सजग हो रहा है। 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य के गठन को, आप तो इस आंदोलन से जुड़े रहे, आंदोलनकारी रहे। हम 25 साल में एक स्थायी राजधानी अपने लिए नहीं बना पाए हैं। कितना जरूरी है पहाड़ में स्थायी राजधानी का होना? उत्तराखंड जब आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान ही हम ये तो समझ चुके थे कि राज्य बनेगा। हम लोगों ने शहादत दी, जग जाहिर है, लेकिन दुर्भाग्य है राजनेताओं ने, चंद लोगों ने अपने स्वार्थ को लेकर के पहाड़ के लोगों के हितों पर कुठाराघात किया, और पहाड़ की राजधानी जो पहाड़ी लोग चाहते थे, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चाहते थे, जो यहाँ का मूल निवासी चाहता था, वो नहीं बनने दी। कारण कि यहाँ पर जो बंदरपांट होनी थी, यहाँ की जो सरकारें उसमें लिप्त हो गई, और पहाड़ के लोगों का जो हकूक, अधिकार राजधानी गैरसैंण में होती तो वो सुरक्षित रहता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजधानी गैरसैंण में नहीं बनाई गई और स्थायी राजधानी यहाँ देहरादून में बना दी गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर की आप लोगों ने रैली देखी होगी। मैं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में रहा। राज्य आंदोलन के बाद ये बहुत समय बाद ऐसी रैली मैंने देखी है, क्योंकि मैं उन माताओं को जानता हूँ जिसमें दादी इस आंदोलन में थी, नाती इस आंदोलन में था, और बेटा और बेटी इस आंदोलन में थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर कहीं ना कहीं ये पहाड़ के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो बहुत त्रस्त है, दुखी हैं। लेकिन अब पहाड़ के लोग जाग चुके हैं। वो समय आने वाला है कि जो पहाड़ के हितों पर कुठाराघात करेगा उसको छोड़ने वाले नहीं यहाँ के लोग, और अपना हक छीन के लेंगे। मेरा आपसे सवाल है प्रांजल जी, डेमोग्राफिक बदलाव जो हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो कितना बड़ा खतरा है? और मूल निवास 1950 जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है? देखिए, जो असली संघर्ष है इस दुनिया में वो संसाधनों को लेकर है, और हमारे यहाँ जो संविधान में व्यवस्था है, हमने एक भाषा, एक विभिन्न संस्कृति को लेकर राज्यों की अवधारणा करी, और इसी उसमें हमारा संघर्ष भी चला। और हमने उत्तर प्रदेश से अलग होने का जो संघर्ष था वो इसी वजह से था कि हमारी एक भिन्न संस्कृति थी, हमारी एक भिन्न भाषा थी, हम एक भिन्न समाज से आते थे। और अब आप जैसे देख रहे हैं कि राज्य बनने के बाद जिस तरीके से
ये लगातार हमारे मूल निवास को कानून को जो है लगातार लचर किया गया। उत्तर प्रदेश में हमें मूल निवास सर्टिफिकेट मिलता था। 2000 में जब पहली बार हमारे यहाँ सरकार का गठन हुआ तो तत्कालीन सरकार ने मूल निवास के साथ साथ एक स्थायी निवास की व्यवस्था भी शुरू करी। और 2012 में हम देखते हैं कि जब तत्कालीन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो उन्होंने मूल निवास खत्म करके और जो है स्थायी निवास को ही व्यवस्था बना दिया। और 2018 में आपने देखा कि भूमि कानून को पूरी तरीके से, जो पहले नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट में और भुवन चंद खंडोड़ी गवर्नमेंट में जो मूल निवास को भू कानून को लेकर जो सीलिंग करी गई थी, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। इससे क्या होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, मैदानों से जो लोग आते हैं, और हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत हाशिए पे लोग उन प्रदेशों में रह रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी संसाधन है, जिनके पास ऑलरेडी पूंजी है। वो पूंजी के साथ इस प्रदेश में आए और उन्होंने बड़े स्तर पर यहाँ पर ज़मीनें खरीदी। सरकारों को इंडस्ट्री लगाने के नाम पर जो है काफ़ी MOU यहाँ साइन किए गए और बड़ी बड़ी ज़मीनें अपने नाम ले गई। और आज तक कोई ऐसी जांच नहीं हुई जिसमें ये पता चला हो कि जो ज़मीनें गई हैं उनका क्या यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार से जो भी संसाधन और वाले लोग थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाए। हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि कई लोगों ने कई नौकरियों में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर यहाँ पर नौकरियाँ भी ली हैं। और आप देखें, इसी वजह से जो है धीरे धीरे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बड़ी तादाद में लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं। हमारे जो नेता हैं वो यहाँ पर एक वोट बैंक बनाने के लिए, आप आज जाएंगे, हम आज देहरादून में खड़े हैं, आप देहरादून में देखेंगे कि रिस्पना के किनारे और बिंदाल के किनारे बहुत सारी बस्तियों का ऐसा निर्माण हो चुका है। और ये किसकी शय पे हो रहा है? ये हमारे अपने जनप्रतिनिधियों के शय पर हो रहा है। वो एक वोट बैंक की राजनीति जो यहाँ कर रहे हैं। बाहर से आए लोग, उनको बस्तियाँ भी बसाने दी जा रही हैं, उनको संसाधनों में भी अधिकार दिए जा रहे हैं, नौकरियाँ भी वो पा जा रहे हैं। सर्टिफिकेट चाहे नकली हों चाहे पुराने उनके सर्टिफिकेट हों, उसके आधार पर जो है नौकरियाँ मिल पा रही हैं। तो एक तरीके से, और अभी कुछ रिपोर्ट जो है, अभी कोई सार्वजनिक तो नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से तेज़ी से हर विधानसभा में यहाँ पर वोटरों का इन्फ्लक्स बढ़ा है, और मैं कई जगह ये पढ़ रहा था कि लाखों की संख्या में नए वोटर यहाँ जुड़ गए हैं। तो ये एक तरीके से डेमोग्राफी चेंज का एक संकेत है जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम लेकर आएगा। ज़मीनों को लेकर भी सेम चीज़ है। हमारे पास आज तक 1961 से 64 के बीच में जो भूमि बंदोबस्त था, उसमें कोई नया चेंज नहीं आया है। 2000 में वो प्रस्तावित था, 2004 तक वो हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 साल गुजर गए हैं, अभी भूमि बंदोबस्त दोबारा नहीं हुआ है। हमें यही नहीं पता है कि उत्तराखंड में भूमि है कितनी और किसके पास कितनी भूमि है, वन के पास कितनी भूमि है, आम लोगों के पास कितनी भूमि है। हम किस भूमि की बात कर रहे हैं? ये अकेला ऐसा राज्य होगा जिसमें भूमि की पैमाइश का अभी जो है 20 साल गुजर गए हैं और बंदोबस्त नहीं हुआ है। डेमोग्राफी में भी सेम चीज़ है। हमें ये नहीं पता है पॉपुलेशन कितनी है, जो सेंसस होना था वो हुआ नहीं। और अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि अब जो नया सेंसस होगा उसमें जो है पहाड़ की जो सीटें होंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे माइग्रेट हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वहाँ पॉपुलेशन कम होगी, सीटें भी कम होगी और सीटें मैदानों की तरफ बढ़ेंगी। तो ये जो राज्य बनाया था हमने मैदानों के लिए नहीं बनाया था, हमने पहाड़ों के लिए बनाया था। और इसी वजह से ये बहुत बड़ा एक गंभीर प्रश्न है कि डेमोग्राफी चेंज होगी, लैंड हमारे पास नहीं रह गई है, तो आखिर में हम लोग जो है किस संस्कृति, किस बोली, किस भाषा, किस समाज को बचाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। परिसीमन की आपने बात की कि अब जब आबादी जो है वो मैदान क्षेत्र में ज़्यादा आ जाएगी तो आबादी के हिसाब से ही सीटें बनती हैं और उसमें कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वहाँ की सीटें कम हो जाएंगी। कोई भी मुद्दा, और ख़ासकर ये मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैंने दिसंबर की रैली में देखा था कि जो लोग जुड़े थे वो अपने आप आए हुए लोग थे, एक मुद्दे के साथ आए हुए लोग थे, लेकिन वहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल चीज़ देखने को मिली, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जिस संघर्ष समिति के आह्वान पर लोग वहाँ आए थे वो कहीं पीछे रह गई और उसमें राजनीतिक हावी हो गई। अलग अलग लोग जुड़े, ठीक है, राजनीतिक दल भी इस तरह के मुद्दों पर संघर्ष करते हैं, लेकिन आप इसे राजनीतिक मुद्दा मानते हैं या पहले लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि जो हमारा जो संघर्ष है उसको एक अंजाम तक पहुंचाया जाए? देखिए, मुद्दा जनता का मुद्दा है और लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इसमें एक तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमारा मानना है कि चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या अन्य पार्टियां हों, उन सभी के अस्तित्व का सवाल है। और अभी सरकार भाजपा की है तो भाजपा को ही इस मुद्दे को विधानसभा में हल करना है।
और एक तरह से देखें तो राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम यही तो सरकार से कह रहे हैं कि जनता की आप भावनाओं को समझिए, और ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसी पॉलिटिकल बैनर के तले भी नहीं लड़ी जा रही है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट हमें मिला हुआ है, तमाम सोशल संगठन हमारे जितने भी हैं उनका समर्थन हमें मिला हुआ है। तो हम यही मांग सरकार से कर रहे हैं कि जनता की भावनाओं के अनुरूप आप विधानसभा में इन प्रस्तावों को लाइए, पारित कीजिए। हमें तो उम्मीद थी कि गैरसैंण में सरकार इन मुद्दों पर काम करेगी। अभी 3 दिन का सत्र वहाँ पर हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि वहाँ पर जो सत्र हुआ है सिर्फ विधायकों के वेतन भत्ते उस सत्र में बढ़े हैं, और आप देखिए कि इसके अलावा कोई भी बड़ा काम या कोई भी बड़ा विधेयक सदन द्वारा पारित नहीं किया गया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। हमारा प्रदेश पर 72,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है, और हमारे विधायकों के माननीय हमारे सदस्यों के लगातार वेतन भत्ते बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हमारे बेरोजगार भाई हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी समेत अन्य कर्मचारी हैं जिन्हें ऊँट के मुंह में जीरे के समान तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख ही लीजिए जो हमारे विधायकगण हैं उनके वेतन भत्ते लगातार बढ़ रहे हैं। अब उन्हें करीब 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन भत्ता मिलेगा। एक आम युवा जो बेरोजगार है उसको इस राज्य में मामूली सी नौकरी भी नहीं है, न मामूली से उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप देखिए कि माननीय जितने भी हमारे विधायक बने हैं ये लोग सिर्फ अपना हित साध रहे हैं, अपने ही कल्याण में योजनाएं बना रहे हैं, जन कल्याण इनके एजेंडे में शामिल नहीं है। तो इस बात का भी हमें दुख होता है कि वास्तव में जो राज्य बनाया गया था उसके पीछे मूल अवधारणा तो ये थी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, लेकिन स्थिति आज उलट हो चुकी है। रोजगार सिर्फ यहाँ विधायकों को मिला है, नेताओं को मिला है, चंद माफियाओं को मिला है, इन शराब माफियाओं को मिला है, खनन माफियाओं को मिला है। इस प्रदेश में जो यहाँ का आम आदमी है उसकी बेहतरी के लिए सरकारों ने कोई भी काम आज तक हमारी नज़र में ऐसा नहीं है जो किया हो। आज आप देखिए कि जब राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन चल रहा था तो सभी के सपने थे कि राज्य बनेगा, अपना राज्य होगा, हमारी पर्वतीय समाज की अस्मिता बच जाएगी, हमारे तमाम तरह की योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिलेगा, हमारे गाँव की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, सड़कें की हालत सुधरेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे, पलायन रुकेगा। लेकिन आज हम जब 24 साल बाद देखते हैं तो आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं जिस तरह की स्थितियां हमारे यूपी के ज़माने में हुआ करती थी। उस समय भी रोजगार को लेकर संघर्ष होता था। मैं तो ये कहूँगा जब हमारे पिताजी लोग संघर्ष करते थे उस जमाने में उनके जैसे 1000 लोग सड़कों पे थे, वो भी रोजगार को लेकर लड़ रहे थे। मोहन सिंह रावत जी हमारे बीच में शामिल है, वो लोग भी उस समय रोजगार की बात कर रहे थे, और आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। कल के दिन हमारी पीढ़ियां भी, नई पीढ़ी जो तैयार होगी वो रोजगार की बात करेगी। जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई तो फिर राज्य क्यों बनाया? राज्य बनाने के पीछे की अवधारणा तो खत्म हो गई है। और एक बात का हमें रोष होता है, गुस्सा भी आता है कि यार जब राज्य बन गया तो यहाँ के लोगों को पहला अधिकार मिलता है रोजगार में, नौकरियों में। आज हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में बाहर से आने वाले लोग यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। हर रोज इस तरह की खबरें सामने आती हैं। आप एम्स ऋषिकेश में देख लीजिए, राजस्थान के कितने लोग वहाँ भर्ती हुए, और भी अन्य राज्यों के लोग यहाँ लगातार नौकरियाँ कर रहे हैं। कहीं ऐसे भी जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियाँ कर रहे हैं। तमाम तरह के रिसोर्सेज, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे ज़मीनें हों, चाहे ठेकेदारी के काम हो, चाहे अन्य तरह के रिसोर्सेज हों, हर तरह के रिसोर्सेज पर जो पहला अधिकार होना चाहिए था वो आज बाहर के लोगों का है। यहाँ के मूल निवासियों को कोई अधिकार नहीं रह गया। ये बहुत बड़े संकट का विषय है। सारा मसला ही संसाधनों के दोहन का है। ये मुद्दा कुछ लोगों का नहीं है, ये मुद्दा उत्तराखंड के सभी रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनका है। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी का मुद्दा नहीं है। आप जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो क्या सरकार की तरफ से पहल होती है कि आइए इस पर बैठकर बात करते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। आपसे कभी इस तरह सरकार की तरफ से कोशिश की गई आप लोगों से बात करने की कि नहीं इस पर हम काम कर सकते हैं, इसको हल करना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से हमें तो कोई कॉल नहीं आई गई या कोई कुछ नहीं की बातचीत की, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट भी जो हुआ था 24 दिसंबर का, उसके बाद सिर्फ एक आदेश आता है, बयान आता है कि जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनको स्थायी निवास बनाने की बाध्यता नहीं की जाएगी। तो ये एक फॉर्मेलिटी भरा आदेश था जहाँ हम कह रहे थे कि भाई चिन्हीकरण हो मूल निवासियों का जो हमें स्थायी निवासी बना दिया गया, हमें मूल निवासी का अधिकार दिया जाए, मूल निवास का अधिकार दिया जाए। तो
सरकार ने जो बुकानून की भी उसके बाद भी बुकानून पे भी कमेटी बनाई थी, बुकानून पे भी मतलब जो बयानबाजियाँ करी थी, वादे किए थे कि बुकानून आएगा। तो सरकार की तरफ से जब ये सब नहीं हो पा रहा था, जो सरकार बातचीत नहीं कर रही थी, और जनता के सबसे बड़ी बात है अगर हमारे साथ भी नहीं करो तो जनता के साथ तो आप क्या कम्युनिकेशन होना ही चाहिए कि आप कैसा राज्य चाहते हैं, कैसी नीतियाँ चाहते हैं, बुकानून कैसा होना चाहिए, मूल निवास कैसा होना चाहिए। क्योंकि कमेटी भी बनी थी वहाँ बुकानून पे, तो कमेटी की जो रिपोर्ट भी है उसमें भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पा रही है, तो बुकानून पे लागू नहीं हो रहा है। इस विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो भी गया है। उससे पहले भी हम तमाम तरह से जनप्रतिनिधियों से मिले थे, उनको मेल किया था, उनको लेटर दिए थे कि आप गैरसैंण में जाके स्थायी राजधानी बुकानून और मूल निवास का प्रस्ताव लाइए। तो उसके बाद भी अगर सरकार की ओर से ये काम नहीं हुआ तो हमारे पास भी कोई चारा नहीं बचता आंदोलन के अलावा, क्योंकि जब ये राज्य आंदोलन से मिला है, आंदोलनों की धरती हमेशा से ये क्षेत्र रहा है। तमाम आंदोलन हुए, गढ़वाल विश्वविद्यालय हुआ, कुली बेगार हुआ, चिपको हुआ, जल जंगल जमीन के लिए विभिन्न तरह के आंदोलन हुए हैं उत्तराखंड में हर जगह। तो हमारे पास भी एक चारा यही बचता है कि यहाँ आंदोलन से अपना अधिकार लें, और सरकार अगर इसमें जो पहाड़ विरोधी चरित्र दिखा रही है, हिमालय विरोधी चरित्र दिखा रही है, वो जनता के सामने लाना हमारा भी कर्तव्य बनता है। 25 साल में एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। अब जो इस समय जो यूथ है उसने उत्तराखंड आंदोलन को तो देखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट सा फील करता है। उसे नहीं पता है कि हमने कितने संघर्षों के साथ इस राज्य को लिया। ऐसे में युवाओं को कैसे इस राज्य के इस तरह के जो मूल मुद्दे हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, पर्यावरण का मुद्दा है ना, हमारे मूल निवास का मुद्दा है, हमारे स्थायी निवास का मुद्दा है, वो कानून का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पर जोड़ा जाएगा। आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, आपका जुड़ाव, आपने इस आंदोलन को पूरा देखा और उस आंदोलन के जो फलस्वरूप हमें राज्य मिला, आप उसके भी गवाह रहे हैं और 24 साल की इस यात्रा के गवाह रहे हैं। नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे? राव जी, मैं आपको बताऊं, इसमें दो तरह के जो युवा हैं, आपने देखा होगा अभी बेरोजगारों की लड़ाई हुई, हमारे पहाड़ के बच्चों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, सिर्फ किस लिए कि वो रोजगार मांग रहे थे। और दो तरह के युवा हैं, और एक वो है जिनको कोई मतलब नहीं, उनका भविष्य खतरे में है, वो नशे की गर्त में है। और दूसरा, ये राज्य, अब इस राज्य के बच्चों को पता लग चुका है कि जो विधायक बने हैं वो कहीं ना कहीं इस होड़ में लगे हैं कि मैं मंत्री कैसे बनूं। जो मंत्री बन गया वो इस होड़ में, वो उस मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने में लगा हुआ है। उनको यहाँ के जन सरोवर से कोई मतलब नहीं, कोई एक रत्ती भर का, मैं तो रात दिन इनके बीच में देखता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, कोई मतलब नहीं। हमारे पौड़ी गढ़वाल में एक बात कहते हैं, सिवाय चकड़ी थी, करना कुछ नहीं और बातें करनी है सिर्फ। लेकिन मैं बताऊं, अब समय बदल रहा है। बेरोजगार युवाओं को पीटा, घसीटा, मुकदमे लगाए, लेकिन बच्चे डरे नहीं। 28 घंटे, 32 घंटे शहीद स्थल पर दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में हमारे बच्चे वहां बैठे रहे। वहां बच्चे बैठे रहे क्योंकि वो बच्चे जानते हैं ये राज्य ऐसे नहीं मिला, ये राज्य भीख में नहीं मिला, ये राज्य हमारी माता, ईजा, दादी, ताई ने संघर्ष किया, हमारे माँ पिताजी ने संघर्ष किया, और हम उनको बताते हैं कि बेटा संघर्ष तो करना पड़ेगा। और ये लड़ाई हमारे बच्चों को पता लग चुकी है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा और छीनना होगा। प्रांजल, मेरे को आपसे एक सवाल ये पूछना है कि जैसे मोहन जी ने बात कही कि संघर्ष से राज्य मिला है और संघर्ष करना होगा, तो सोशल मीडिया ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया कम समय में ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अलावा संघर्ष को ज़मीन पर भी दिखना होगा। इस संघर्ष को ज़मीन पर लाने के लिए आगे अब क्या करने जा रहे हैं? जी, देखिए, इसकी तैयारी हम पहले से ही कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे तो प्रेजेंस हमारी जो है वो है ही। अभी जैसे हम गैरसैंण में जो आंदोलन कर रहे हैं, मोहित भाई अभी पूरे गांव के भ्रमण पर वहां पर थे। वहां अलग अलग संगठनों से उन्होंने मुलाकात करी। वहां गैरसैंण राजधानी का भी एक संगठन है, और बाकी जो छोटे छोटे संगठन हैं जो अपने मुद्दों को लेकर वहां पर मांग उठा रहे हैं, उन सब से उन्होंने मुलाकात करी। हम अब जो है इस संघर्ष को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की कोशिश में हैं,
क्योंकि बहुत सा तबका ऐसा है जो हमारी सोशल मीडिया रीच से अछूता रह जाता है, बाहर रह जाता है। हम लोगों ने ये तय किया है कि अब हम जो है इस संघर्ष को गांव-गांव में जाकर टीम्स बनाकर अलग अलग उसमें एक संगठनात्मक इकाई बनाकर लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि असल में उनके अधिकार क्या हैं और किस तरीके से बाहर से आए हुए लोग और हमारी सरकारें भी उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर रही हैं। हम ये पूरी कोशिश में हैं। हमने गढ़वाल में संयोजक बनाए, हमने अभी कुमाऊं संयोजक बनाए और हम अलग अलग हिस्सों में जो है छोटी छोटी हम जो है चाह रहे हैं कि हम एक टीम्स बनाएं और इन टीम्स को गांव-गांव में भेजें। और अब लोग काफ़ी हद तक तो सेंसिटिव हैं, 1950 मूल निवास और भू कानून को लेकर वो सेंसिटिव तो हैं, लेकिन हम उन सभी लोगों को मोबिलाइज करके सड़क पर लाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये कहा गया कि बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है, जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो हम पूरी कोशिश में हैं कि जो है सभी लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, बच्चों से लेकर बड़ों तक इन सब लोगों को बताया जाए कि उनके अधिकार असल में हैं क्या, उनके ज़मीन के अधिकार, उनके अपने मूल निवास के अधिकार और किस तरीके से जो है लड़कर इस अधिकारों को जो है सरकारों से लिया जाए। एक सवाल, आप यूकेडी से जुड़े हुए हैं, जितने भी नए राज्य बने उनमें वो दल, वो संगठन, उनको सरकार में आने का मौका मिला जिन्होंने उस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूकेडी सत्ता में नहीं आई। लोग भावनात्मक रूप से यूकेडी से जुड़े हैं, लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं और जो जिस तरह का उसका अतीत रहा है, जो फैसले रहे, उसने भी कहीं ना कहीं उसकी संभावनाओं को ख़त्म किया। अगर हम इतिहास की बात करें तो क्या इस आंदोलन के साए में यूकेडी को दोबारा जीवित करने की बात हो रही है या ये बिल्कुल सेपरेट आंदोलन है, इसमें सभी लोग शामिल हैं? देखिए, इस मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें भाजपा को छोड़कर सभी ने समर्थन दिया है, क्योंकि भाजपा भी सरकार में है तो भाजपा इस मामले में अभी अपनी दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन 24 दिसंबर के आंदोलन में तो मैंने देखा वहाँ भाजपा के भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो मुद्दा तो उनके अस्तित्व का भी है ना। देखिए, 24 दिसंबर की जो रैली का सवाल है उसमें सिर्फ हमें भाजपा का समर्थन नहीं मिला, बाकी अन्य सभी संगठनों ने, सभी राजनीतिक दलों ने हमें उसमें सपोर्ट किया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाजपा के लोगों को भी मूल निवास चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी मूल निवास चाहिए। भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता हो जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको ये अधिकार चाहिए। तो ये आंदोलन एक तरह से किसी पार्टी विशेष का मूवमेंट है नहीं, ये आम जनता का मूवमेंट है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अब इस सत्ता में जब भाजपा है तो भाजपा को ही इस पर विधेयक लाना है, इस पर सदन में प्रस्ताव पारित करने हैं, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी इस मूवमेंट में शामिल रहें, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता रहें, यूकेडी कार्यकर्ता रहें, अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं उत्तराखंड में, उनके कार्यकर्ता भी रहें। सबका मुद्दा है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको आना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमारी मांग है। दूसरा सवाल आपका ये था कि उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर, वास्तव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संघर्ष किया तो झारखंड राज्य हमें मिला। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने वहाँ पर संघर्ष किया तो तेलंगाना राज्य की मांग पूरी हुई। तो हमारा ये मानना है, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में संघर्ष किया, उसके बाद राज्य की प्राप्ति हुई। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो हमारा नेतृत्व रहा है, उनकी भी बहुत सारी कमियां रही हैं, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो अपना मूल्यांकन अभी तक नहीं करवाए। मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। पार्टी के नेतृत्व को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में गलतियां कहाँ पर हुई है, आखिर क्या वजह है कि हमारा सांगठनिक ढांचा जो है आज भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्यों ये मजबूत नहीं हो पाया है। जहाँ जहाँ कमियां हैं वहाँ अगर काम किया जाता तो आज यूकेडी की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। तो हमारे नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है, आपस में न उलझकर, आपस में ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा न कर, एक होकर कैसे उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी काम करे, इस पे हमारे शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। ये मेरा मानना है। नहीं जाकर उत्तराखंड क्रांति दल पर लोगों का भरोसा एक बार कायम होगा, मेरा तो ये मानना है। तो
ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये मुद्दा उत्तराखंड के लोगों के अस्तित्व से जुड़ा है, उनकी पहचान से जुड़ा है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी या कोई भी अन्य दल, उनका ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पहाड़ के मूल लोगों का है। और ये लड़ाई शायद जितनी सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है उतनी ही इसको ज़मीन पर लड़ने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हमारा अतीत रहा है कि हमने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद हमने जो चाहा वो हमें मिला। तो उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन अपने उस प्रतिफल तक पहुँचेगा। आज इतना ही, देखते रहिए तीरंदाज लाइव।